गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब फाइन हो गए। 2-3 मिनट आप वेट कर लो, थोड़ा मैं 2-3 मिनट लेट हो गया। एक दो मिनट और वेट करो आप लोग प्लीज। यार वेट करने बोल रहे हैं, फिर क्या हुआ सर, क्या हुआ सर, यही सब मैं कुछ कर रहा हूँ ना। आराम से वेट करो ना यार। फाइल कहाँ गया? फाइल क्यों नहीं आ रही है? कुछ भी नहीं है।
अब फाइन, अब आप पढ़ाना शुरू करते हैं। आई होप कि आप सब अच्छे हो गए। क्या मैसेज किया आपने? क्या ओके सर, कुछ बिगड़ गया है क्या सर? धनंजय भाई पेशेंस रखा करो यार, जब मैं कोई काम कर रहा हूँ तो आप अगर मैसेज करेंगे, हम उसका रिप्लाई करेंगे तो काम में और लेट होगी, है ना? चलिए वापस आ जाते हैं। एक दो डाउट आए हैं, पहले वो डाउट ले लेता हूँ। रेस 25 का क्वेश्चन नंबर 9 आया है, द बिहेवियर ऑफ टेम्पोररी लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने आपको बताया था कि अर्लियर साइंटिस्ट ने पूरे गैसेस को दो भाग में बांटा था, टेम्पोररी एंड परमानेंट। तो कार्बन डाइऑक्साइड को टेम्पोररी गैस बोला था क्योंकि वो गैस उनको रूम टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो गया था। अब आ रही है स्क्रीन? हाँ, सुनिए मेरी बात। कुछ डाउट आए थे, रेस 25 का क्वेश्चन नंबर 9 डाउट आया था। 9 में क्वेश्चन है कि द बिहेवियर ऑफ टेम्पोररी लाइक CO2 approaches that of permanent gases such as nitrogen, oxygen, etc. as we go to। ये बहुत आसान सा सवाल है, ये इसलिए नहीं हो पा रहा है, थ्योरेटिकली आप उतने साउंड नहीं हो पाए अभी तक। मैंने आपको जब पढ़ाया था लिक्विफिकेशन, तो साइंटिस्ट ने अर्लियर गैसेस को दो भाग में बांटा था, टेम्पोररी एंड परमानेंट, जिसमें CO2 को टेम्पोररी रखा था कि इट कैन बी लिक्विफाइड। बट वो कब लिक्विफाई होगा? जब क्रिटिकल से नीचे होगा। अगर क्रिटिकल से ऊपर होगा तो वो भी लिक्विफाई नहीं होगा एंड इट विल बिहेव लाइक ए परमानेंट गैस। तो वही पूछ रहा है कि CO2 कब बिहेव करेगा लाइक ए परमानेंट गैस? तो आंसर क्या होगा आप बताओ? एबव क्रिटिकल टेम्परेचर। नितेश कुशवाहा बताना, तूने भेजा था, समझ में आया बेटा? नितेश कुशवाहा बोलना, समझ में आया? यस। कब कोई गैस परमानेंट गैस की तरह रहेगा, लिक्विफाई नहीं होगा? जब उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर होगा, क्योंकि वो लिक्विफाई तो नीचे ही होगा ना। इसमें तो टिक ही आंसर स्टार लगा हुआ है। नेक्स्ट, ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन जेई मेन ने पूछा है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। कभी कभी तो जेई मेन ने ना करता क्या ना, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछता है, और कभी कभी ऐसे अच्छे क्वेश्चन पूछ देता है कि मत पूछो। अब देखिए, अगर आप देखें ऑप्शंस को देखें तो इधर गैस सी है, यहाँ पे गैस ए है, यहाँ पे गैस बी है, यहाँ पे गैस सी है।
मतलब सी और ए को कंपेयर करना है, बी और डी को कंपेयर करना है। अब जरा सा देखिए, सी और ए को कंपेयर करना है, तो पहले सी और ए को कंपेयर कर लें। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि सी और ए का बी का वैल्यू सेम है, मतलब जो कुछ भी कंपेयर करना है वो ए से ही कंपेयर करना है, ए के वैल्यू से। कह रहा है कि कंपैरिजन क्या करना है कि गैस सी विल ऑक्यूपाई लेसर वॉल्यूम, गैस सी विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम, गैस सी विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम। दो ही लाइन है, गैस सी ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा या कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो देखिए, A is the measure of force of attraction between the gas molecule। A का वैल्यू ज्यादा है, मींस गैस मॉलिक्यूल के बीच आपस में अट्रैक्शन ज्यादा है। जब गैस मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो लेसर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। हाँ, तो लेसर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो सी विल ऑक्यूपाई, अट्रैक्शन ए का ज्यादा है, तो ए का ज्यादा है, ए का देखिए ना, ए का वैल्यू कैपिटल ए का स्मॉल ए वैल्यू ज्यादा है, हाई है। तो जो वॉल्यूम ऑफ ए, गैस ए होगा, वो लेस देन होगा वॉल्यूम ऑफ गैस सी। मतलब सी विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम देन गैस ए। तो ये दोनों लाइन सही है, सेम ही लाइन है ये और ये लाइन सही है। तो इससे क्लियर हो गया कि या तो 3 आंसर होगा या 4 आंसर। अब देखिए, कह रहा है कौन सा गैस ज्यादा कंप्रेसिबल होगा। कंप्रेसिबल देखने के लिए अब हम बी और डी को कंपेयर करना है, बी और डी को। तो बी और डी को देखिए, ये दोनों सेम है, ए की वैल्यू सेम है, तो कंपैरिजन करना होगा बी से, स्मॉल बी से। अगर स्मॉल बी से कंपेयर करना होगा तो जिसकी स्मॉल बी की वैल्यू ज्यादा होगी, जिसकी स्मॉल बी की वैल्यू ज्यादा होगी, उसका जेड उतना ज्यादा ग्रेटर देन होगा, 1 ग्रेटर देन 1 होगा। या ऐसे सोच सकते हैं, पहले तो आप ऐसे सोच लीजिए कि जिसका बी का वैल्यू ज्यादा होगा वो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल होगा, और जिसका बी का वैल्यू कम होगा वो छोटा छोटा मॉलिक्यूल होगा। तो बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल होंगे वो ज्यादा कंप्रेस नहीं होंगे, ज्यादा कंप्रेस नहीं होंगे क्योंकि उनका साइज बड़ा है। सो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल कौन है, डी है। तो गैस डी जो है वो ज्यादा कंप्रेस नहीं होगा। कौन सा ज्यादा कंप्रेस होगा, बी। सो बी इज मोर कंप्रेसिबल देन डी। तो कौन सा आ गया, बी विल बी मोर कंप्रेसिबल देन डी। इधर से आया था, ध्यान देना, इधर से आया था कि ये दोनों सही हो सकता है, ये दोनों, बट इधर से आ रहा है कि बी विल बी मोर कंप्रेसिबल देन डी। तो बी विल बी मोर कंप्रेसिबल देन डी, ये दोनों सही हो सकता है। तो कौन सा कॉमन दोनों दोनों साइड सही है, 3 आंसर हो गया। तो इसका क्या मतलब है, मैं लिख देता हूं, इफ ए इज हायर देन, ऐसे लिखो इसको, सिंस A of A is greater than A of C, this implies volume of A is less than volume of C, and a small a of D, a small n, a small b, a small b of D is greater than a small b of B. This implies B is more compressible than D। क्योंकि जिसका B का वैल्यू ज्यादा होगा ना,
उसका जेड ग्रेटर देन ज्यादा होगा 1 से, तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अगर ज्यादा है मींस लेस कंप्रेसिबल है, सो कैपिटल डी दैट इज कैपिटल डी इज लेस कंप्रेसिबल। आया समझ में, बताना कि नहीं आया? क्लियर सर, वेरी गुड वेरी गुड। इसके अलावा आप लोगों ने कुछ कुछ पूछा है, मैं कुछ भी नहीं बताना चाहता। जो कुछ भी पूछा है, एक तो पूछा है कि क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप कैसे होता है सर, सरफेस टेंशन का उसमें क्या रोल है, क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो मैं पढ़ाऊंगा सरफेस केमिस्ट्री आपको 12th में, तो 12th में क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा, अच्छे से। तो मतलब यहाँ पे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है। दूसरा है कि कैपिलरी एक्शन क्या होता है। तो जब वेरी फाइन ट्यूब को, वेरी फाइन मतलब जिसका क्रॉस सेक्शन बहुत कम हो, उसको पानी में डालते हैं ना तो पानी का लेवल बढ़ जाता है, और उसी को मरकरी में डालते हैं ना तो मरकरी का ट्यूब में लेवल नीचे चला जाता है, उसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। ये भी सरफेस टेंशन के कारण होता है और कुछ और भी फोर्सेस हैं उसके कारण होता है। मतलब मैं समझा नहीं रहा हूं, बट कैपिलरी एक्शन होता क्या है, यहां तक इस लेवल तक पानी है, मान इस लेवल तक पानी है, इसमें एक पतली सी ट्यूब डालिएगा, पतली सी ट्यूब डालिएगा तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा ट्यूब में। और अगर इस लेवल तक मरकरी है, इस लेवल तक मरकरी है, मान लेते हैं मरकरी है, इसमें एक पतली सी ट्यूब डालिएगा तो मरकरी इस लेवल तक नहीं रहेगा, इसी लेवल तक रहेगा, ये खाली रहेगा, इतना इसी लेवल तक रहेगा, नीचे चला जाएगा ट्यूब में। तो नहीं, कोई भी पढ़ाएंगे तो वो पढ़ाएंगे ना भाई 12th में, तो ये पढ़ाया जाएगा आपको कैपिलरी एक्शन फिजिक्स में। कहाँ पढ़ाया जाएगा? फिजिक्स में। तो कैपिलरी एक्शन हो गया। एक सरफेस एनर्जी पूछा था कि सरफेस एनर्जी क्या होता है। तो ऐसे समझिए कि अगर मान लो एक वेसल में पानी है, इतना दूर तक है, और उतना ही पानी एक बड़े से वेसल में, सेम अमाउंट ऑफ वाटर बड़े से वेसल में रखें और छोटे से वेसल में रखें, तो इसमें सरफेस एनर्जी कम है, क्योंकि कम सरफेस एक्सपोज्ड है, कम सरफेस एक्सपोज्ड है एयर के से। और इसमें सरफेस एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा सरफेस एक्सपोज्ड है एयर से। तो सरफेस एनर्जी जस्ट सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस की जो सरफेस एकदम टॉप वाटर आपने लिक्विड रखा ना, तो जो टॉप लेयर है, टॉप लेयर की कुछ एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, वही सरफेस एनर्जी होती है। वो छोटा होगा सरफेस तो सरफेस एनर्जी कम होगा, और सरफेस बड़ा होगा तो सरफेस एनर्जी ज्यादा होगा। तो एक तो ये पूछा था आपने, और एक लैमिनर फ्लो विस्कोसिटी में बोला था। तो मैं देखिए कुछ लिखा नहीं रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ, छोटी छोटी बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि विस्कोसिटी होता क्या है। तो विस्कोसिटी जैसे आपने ये मान लो कि एक फर्श है, जमीन है, आपने यहाँ पानी उड़ेल दिया, तो वाटर उड़ेल दिया, तो वाटर लेयर्ड फॉर्म में ट्रेवल करता है। वाटर का जो सबसे नीचे का लेयर होगा वो पानी से सट जाएगा और उसकी वेलोसिटी 0 होगी। सबसे नीचे का लेयर वो फर्श से सट जाएगा, सबसे नीचे का जो लेयर होगा वो फर्श से सट जाएगा और उसकी वेलोसिटी 0 होगी। उसके ऊपर का लेयर की वेलोसिटी नीचे वाले की 0 है तो उससे ज्यादा होगी, नीचे वाले की 0 हो गई, उससे ऊपर वाले की u हो गई, उससे ऊपर जो लेयर होगा वो उससे और ज्यादा होगी, u प्लस डी हो गई, उससे ऊपर वाले का लेयर का वेलोसिटी और ज्यादा होगी, u प्लस 2du हो गई, उससे ऊपर वाले की और ज्यादा होगी, u प्लस 3du हो गई। मीन्स मैं ये कह रहा हूं बेटा कि जब वाटर फ्लो करता है तो उसके सबसे ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी ज्यादा होती है, और उससे नीचे जैसे जैसे लेयर नीचे जाता है वेलोसिटी कम होते जाती है। सट जाएगा मीन्स टच कर जाएगा। यस मोहित कर, सटना मीन्स टचिंग, हम तुमको टच कर दिया, दिस इज सटना। हाँ, ड्यू टू फ्रिक्शन, यस, सरफेस का कुछ फ्रिक्शन होगा ना, उसमें टच कर जाएगा। सो जो लेयर फर्श पे टचिंग होगा उस लेयर की वेलोसिटी 0,
उससे ऊपर वाले लेयर की कुछ वेलोसिटी होगी, उससे ऊपर वाले लेयर की और वेलोसिटी होगी, और सबसे ऊपर वाले लेयर की सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी। और हर लेयर एक दूसरे पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन क्रिएट करेगा। तो फ्लो में जो प्रॉब्लम होती है, वाटर को जो फ्लो में जो रेसिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का उल्टा होता है फ्लूडिटी। फ्लूडिटी कितना इजिली फ्लो हो रहा है ना, कितना इजिली फ्लो हो रहा है। तो विस्कोसिटी जो फ्लो में रेसिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। जो फ्लो में वाटर को फ्लो करने में या किसी भी लिक्विड को फ्लो करने में रेसिस्टेंस जो होता है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। अब जैसे मान लो कि एक बोतल पानी भर लो और एक बोतल गम भर लो। पानी को आप ऐसे उड़ेलोगे तुरंत निकल जाएगा, गम को भरोगे तो थोड़ा इंतजार करते हो, या घर में आपने टोमेटो केचप निकालते होंगे तो इंतजार करते हैं। इसका मतलब टोमेटो केचप की जो विस्कोसिटी है वो ज्यादा है, वो धीरे धीरे आता है, बाहर निकलता है। आई होप कि आपको विस्कोसिटी टर्म समझ में आ गया हो। और ये जो फ्लो है ना इसको बोलते हैं लैमिनर फ्लो। तो ये सब कुछ बातें हैं जो मैं डिटेल में नहीं बताना चाहता, आपको पढ़ाया जाएगा अच्छे से, डिटेल में बता भी नहीं सकते। अब शुरू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। मुझे एक चीज बताना, अभी जो बोला थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि कुछ क्या है? हाँ, सब पढ़ाया जाएगा, सब अलग अलग कहीं ना कहीं पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स में सरफेस टेंशन और कैपिलरी एक्शन पढ़ाया जाएगा, और विस्कोसिटी पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में, ये तीनों। और ये क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू मिसल फॉर्मेशन होता है, तो ये मैं पढ़ाऊंगा आपको सरफेस केमिस्ट्री। हाँ, वेरी गुड। अब शुरू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपकी सीट में गिवन है, आपकी सीट में इसलिए गिवन है कि एनसीईआरटी में आपको आप यस महितकर जी, आपने देखा कि आपकी सीट में एक भी सवाल था इस पे क्या? नहीं था ना। हाँ, तो इसलिए जस्ट वहां पे लिख दिया गया कि इन सब टर्म से आप फेमिलियर हो जाओ, कि कहीं पे आ जाता है तो ये नहीं लगे कि सरफेस टेंशन क्या चीज है, इसलिए लिख दिया गया। कोई सवाल नहीं था ना, है ना? हमारे पास जो प्लानिंग आती है आपको पढ़ाने के लिए, उसमें भी कहीं कुछ नहीं लिखा है कि इसमें ये पढ़ाना है। तो सीट में इसलिए दिया हुआ है कि एनसीईआरटी में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, बट हम लोग पढ़ाते इसलिए नहीं है क्योंकि हमें पता है कि एनसीईआरटी के फिजिक्स के चैप्टर में सरफेस टेंशन एक अलग चैप्टर ही है, विस्कोसिटी एक अलग चैप्टर ही है, फ्लूइड मैकेनिक्स। लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट पे एक क्वेश्चन कराने कह रहे हो, ठीक है, मैं करा दूंगा एक क्वेश्चन, ठीक ना? अभी मेरे पास क्वेश्चन है नहीं, वो टैब लेके नहीं आया हूं, तो मेरे पास क्वेश्चन है नहीं। अगली क्लास में करा दूंगा, श्योर श्योर करा दूंगा एक क्वेश्चन, लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट। चैप्टर समझ में आया आप लोगों को अच्छे से? नहीं बोलोगे? रियल गैस समझ में आया चैप्टर अच्छे से? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इट्स अ वेरी गुड टॉपिक। अगले वीक के लास्ट तक मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर की 3 लेक्चर पढ़ानी, तो मेरे हिसाब से हमारे पास टोटल 5 लेक्चर है, तो हम पांचों पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि 3 ही लेक्चर पढ़ा के छोड़ देंगे। जो प्लानिंग है उसमें अगले वीक के लास्ट तक, मतलब 30 अक्टूबर तक एटॉमिक स्ट्रक्चर की 3 लेक्चर पढ़ानी है। तो उस प्लानिंग के हिसाब से हम आराम से चल रहे हैं, है ना? हाँ, लेकिन होमवर्क मैं आपको दे दूं, भूल गया था मैं। होमवर्क आपका है होमवर्क आपका है O2 एंड S2, और टॉपिक का नाम है रियल गैस। और हिमाक्षी जैन जी, आपने एक सवाल पूछा था उस पे, किस पे? ई सोल्यूशन ऐप पे। कल रात में सोल्यूशन भेज दिया हूं, आप देखे या नहीं देखे? समझ आया नहीं आया?
चूंकि ना देखना अलग चीज है और समझ में आना अलग चीज। बहुत बढ़िया सवाल था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, लास्ट टू पार्ट नॉट क्लियर, फर्स्ट पार्ट क्लियर है, लास्ट टू पार्ट नॉट क्लियर। ओके ओके, समझा दूंगा मैं। उस सवाल को भी मैं अगली क्लास में ले लूंगा। तो उस सवाल को, और एक बच्चा बोल रहा है ना कि नीतीश कुशवाहा बोल रहा है कि लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट पे एक सवाल, तो अगली क्लास में ये 2 सवाल मैं करा दूंगा। अब पढ़ लेते हैं, बहुत गप हो गया, अब ध्यान से सुनो, पढ़ो। देखिए, फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात हम करना चाहते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स, एक एटम के अंदर मोर देन 200 पार्टिकल्स होते हैं। एक एटम के अंदर 200 से ज्यादा पार्टिकल होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को ही बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। बाकी पार्टिकल्स जो हैं उनको फंडामेंटल पार्टिकल्स ऐसे नहीं बोलते। हम सारा काम बस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मानकर चलते हैं। बट न्यूक्लियस के अंदर ऐसा पाया गया है, वेरियस काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, मोर देन 200 पार्टिकल्स होते हैं। बट हम फंडामेंटल पार्टिकल मानते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को। तो सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉन। Discovered by J.J. Thomson in cathode ray experiment. Discovered by J.J. Thomson in cathode ray experiment. देखते हैं कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या है। देखिए, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, फंडामेंटल पार्टिकल को सेक्शन 1 मान लेते हैं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में एक फिगर आएगा, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। तो ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। when a very high voltage, when a very high voltage about 10,000 volt is applied across a discharge tube,
containing a gas at very low pressure. (0.01 mmHg. Then a ray flow from cathode to anode. And that ray is called cathode ray. देखिए मेरी बात सुनिए, हम एक ग्लास वेसल लिए और उसके अंदर वैक्यूम पंप लगा करके गैस को बाहर निकाल दिया। इतना कम गैस है, इतना कम गैस है उस बल्ब के अंदर कि गैस का प्रेशर मात्र 0.01 mmHg है। तो मतलब आप ऐसे समझो कि डिस्चार्ज ट्यूब है, अंदर ऑलमोस्ट वैक्यूम है, ऑलमोस्ट वैक्यूम है। सोचो ना, 1 atm होता है 760 mmHg और अंदर प्रेशर कितना है 0.01 mmHg। तो इट्स ऑलमोस्ट प्रेशर टेंड्स टू जीरो है, प्रेशर टेंड्स टू जीरो है। अब हमने क्या किया, उसमें दो तरफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लगा दिया और एक वेरी हाई वोल्टेज से जोड़ दिया, उसे वेरी हाई वोल्टेज ग्रेटर देन 10,000 वोल्ट, वेरी हाई वोल्टेज से जोड़ दिया और उसे ऑब्जर्व किया होता क्या। तो हमने लिखा कि व्हेन ए वेरी हाई वोल्टेज, पॉजिटिव से जो जोड़ते हैं उसे एनोड बोलते हैं और निगेटिव से जिसको जोड़ते हैं उसे कैथोड बोलते हैं। अब वेरी हाई वोल्टेज लगाने के बाद देखा कि हो क्या रहा है। तो व्हेन ए वेरी हाई वोल्टेज अबाउट 10,000 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए डिस्चार्ज ट्यूब, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब कंटेनिंग ए गैस, कोई भी गैस उसके अंदर है, जनरली हाइड्रोजन ले लें तो ज्यादा अच्छा है, H2 गैस, कंटेनिंग ए गैस एट वेरी लो प्रेशर, बहुत ही लो प्रेशर पे उसमें गैस है। Then a ray flow from cathode to anode and that ray is called cathode ray. तब देखा गया हाई वोल्टेज लगाने के बाद कि एक रे फ्लो करती है नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ और उस रे को नाम दिया गया कैथोड रेज, उस रे को नाम दिया गया कैथोड रेज। यहां तक बात समझ में आई कि हम एक डिस्चार्ज ट्यूब लिए, उसको अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिए, उसके अंदर वेरी लो प्रेशर पे, वेरी लो प्रेशर पर एक गैस, वेरी लो प्रेशर, प्रेशर का वैल्यू देख लीजिए 0.01 mmHg है। दो प्लेट लगे हुए हैं प्लेटिनम के, उसे वेरी हाई वोल्टेज से जोड़ दिया, पॉजिटिव प्लेट हो गया एनोड, नेगेटिव प्लेट हो गया कैथोड। जब वेरी इतना हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि कोई रे फ्लो करती है, कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाती है, एंड दैट रे इज कॉल्ड कैथोड रे। तो मुझे बताइए ये एक्सपेरिमेंट क्या है, ये समझ में आया? अब इस रे की प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। Travel in a straight line with various high speed. Travel in a straight line with very high speed. Travel in a straight line with very high speed. स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, वेरी हाई स्पीड से ट्रेवल करता है। कास्ट शैडो, कास्ट शैडो मतलब जब इसके रास्ते में कुछ रख दीजिएगा तो उसका शैडो बनेगा।
उसका क्या बनेगा, शैडो बनेगा। बिहेव्स लाइक पार्टिकल इन मोशन, ऐसा बिहेव करता है कि जैसे पार्टिकल है मोशन में, तो बिहेव्स लाइक पार्टिकल इन मोशन। कैरी चार्ज, ये चार्ज कैरी करता है, कैसे पता चला, तो गेट डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज कैरी करता है, अब पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है, इसका मतलब हुआ कैथोड रे इज नेगेटिवली चार्ज। कैथोड रे क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, दैट इज नेगेटिवली चार्ज। कैरी मोमेंटम, कैसे पता चला कि मोमेंटम कैरी करता है, तो इट रोटेट्स लाइट पैडल व्हील्स। होता क्या है कि अगर इधर से इधर कैथोड रे आ रही है, इधर से इधर मान लो, तो हम रास्ते में क्या कर देते हैं, बहुत ही लाइट व्हील रख देते हैं, पैडल व्हील्स। तो रास्ते में रख देते हैं, तो जब कैथोड रे इससे टकराता है तो ये व्हील घूमने लगता है, ये व्हील घूमने लगता है, इसका मतलब हम समझते हैं कि इसमें कुछ मोमेंटम तो है, कैरी मोमेंटम, तभी तो बिहेव कर रहा है पार्टिकल्स इन मोशन, तो मोमेंटम तो होगा ना। गिव्स फ्लैशेस, when a strike with ZNS screen, अगर हम ZNS स्क्रीन यहां लगा दें, ZNS की, इससे जब टकराएगा, इससे जब रे टकराएगा ZNS के स्क्रीन से, तो फ्लैश देगा, फ्लैश लाइट देगा। अगर इससे टकराएगा तो चमकेगा, फ्लैश लाइट देना मतलब चमकना, तो चमकेगा। प्रॉपर्टी हुआ ये कि ZNS के स्क्रीन से टकराता है तो चमकता है। अफेक्ट्स फोटोग्राफिक प्लेट, आज डिजिटल फोटोग्राफी का जमाना है, बट एक जमाना था कि पहले हम लोग कैमरा में रील बनते, एंड दैट रील इज कॉल्ड फोटोग्राफिक प्लेट। और अगर कोई गलती से उस कैमरा को सनलाइट में खोल देता था, तो जितने भी फोटो खींचे जाते थे पूरी की पूरी रील खराब हो जाती। तो ये पहले की बात। तो होता क्या था, सनलाइट अफेक्ट करता था फोटोग्राफिक प्लेट को, जिसके कारण सनलाइट में अगर आप खोल देते थे, कुछ ऐसा आप जानते हैं, आप चूंकि जमाना नहीं है इस तरह के कैमरा का, बट ऐसा कुछ जानते हैं आप, यस नो? हाँ जानते हैं, पहले कैमरा में रील भरा जाता था, रील को हम लोग कभी भी सनलाइट में, जैसे बचपन में क्या होता था, जब बच्चे थे
तो देखते थे खोल के कैमरा को कि अंदर क्या है, बस खोल देते थे तो पूरा फोटो ही खराब हो जाता था, फिर फोटो नहीं आता। पहले फोटोग्राफिक प्लेट होता था, अब चूंकि डिजिटल फोटोग्राफी का जमाना है, तो अब धीरे धीरे क्या होगा, आने वाले जनरेशन, अभी तक तो ठीक है, बट आने वाले जनरेशन जो है इसको सिर्फ सुनेंगे और पढ़ेंगे, फील नहीं कर पाएंगे, बट हम लोगों ने इसे फील किया। अविनेश शर्मा लिख रहे हैं, मैंने खुद बहुत फोटो खराब किया है। अफेक्ट्स फोटोग्राफिक प्लेट। Produce green glow when a strike with the glass beyond the anode. Produce green glow when a strike with the glass wall beyond the anode. क्या कर रहा है बता रहा हूं कि मान लो कि आप यहाँ पे जेडएनएस का प्लेट नहीं लगाते, ये ग्लास का वाल ही होता, ग्लास का वाल ही होता, ग्लास का। तो अगर ये ग्लास का वाल होता, मान लेते हैं, तो ग्रीन कलर यहां से टकराता और यहां पे ग्रीन कलर दिखता, यहां से टकराता और कैसा कलर दिखता, ग्रीन कलर दिखता, लाइट ग्रीन दिखती है आपको। कैन पास थ्रू थिन मेटल शीट। ये जो कैथोड रे है थिन पतली मेटल शीट के थ्रू पास कर सकती है, पतली, काफी पतली मेटल शीट को पास कर सकती है। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ negatively charged particle called electron. Name suggested by Stoney. साइंटिस्ट का नाम है स्टोनी। Earlier it was called negatron. जब डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन की, तो चूंकि ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल था तो इसको निगेट्रॉन बोलते थे। बाद में एक साइंटिस्ट आए स्टोनी और उन्होंने नेम को चेंज कर दिया और नेम को बोला इलेक्ट्रॉन। पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैराबोलिक। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन का पाथ जो होता है वो पैराबोलिक होता है। अभी समझाता हूं मैं। मान लो इधर पॉजिटिव प्लेट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इधर नेगेटिव प्लेट है। एकदम सेंटर से एक इलेक्ट्रॉन को पास कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां जाकर सट जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहां जाकर सट जाएगा तो ये जो
इलेक्ट्रॉन का ये जो पाथ होगा, इसको मिटा ही देता हूं, इलेक्ट्रॉन का ये जो पाथ होगा, ये पाथ पैराबोलिक होगा। पैराबोलिक पाथ होता है जैसे हम पत्थर फेंकते हैं ना, तो पत्थर एक पैराबोलिक पाथ बनाता है। आप पैराबोला का इक्वेशन तो आप जानते हैं। दूसरी तरह से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए पॉजिटिव प्लेट में जाकर सट जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस ट्रेवल किया एक्स एक्सिस में डिस्टेंस ट्रेवल किया एक्स, और बाई एक्सिस में डिस्टेंस ट्रेवल किया बाई। तो बाई बराबर क्या होगा, तो बाई बराबर होगा 1/2 इंटू ई बाई एम इंटू एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। तो बाई बराबर सम कांस्टेंट, बाई बराबर सम कांस्टेंट, एम छोटा लिख लो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। देखिए बाई बराबर सम कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर, तो बाई बराबर सम कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को मान लो एक्स डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से अपन ने प्रोजेक्ट किया था। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसका एक्स कंपोनेंट है एक्स और वाई कंपोनेंट है वाई। तो फॉर्मूला होता है ना, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना। तो अगर अपन ये देखें कि ए का वैल्यू क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एफ बराबर होता है, फोर्स होता है ई इंटू, थोड़ा समझ में आ जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखना, ई इंटू ई, चार्ज इंटू ई होता है। और एफ को अगर हम एम ए लिख दें तो ये हो जाएगा ई इंटू ई, यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा ई इंटू ई बाई एम, ये एक्सेलरेशन होगा ये। तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होगा। तो बाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी 0 है, हमने एक्स डायरेक्शन में भी से किया था। तो बाई डायरेक्शन में डिस्टेंस हो गया बाई, एस की वैल्यू हो गई बाई, यूटी हो गया 0 प्लस हाफ, और ए हो गया ई इंटू ई बाई एम, और टाइम हम निकालते हैं, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है v, तो v होता है u प्लस, v बराबर होता है u प्लस, v बराबर u प्लस 80 से निकालें टाइम, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, यहां जाके चला गया ये u, इनिशियल हो गया v, और रुक जाओ, प्रूफ कर रहा हूं मैं, एक सेकेंड। टाइम, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है x अपॉन टाइम, ये हो गया v, यहां से टाइम आ जाएगा x बाई यू v। हाँ अब देखिए प्रूफ हो गया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन, यहां पे ध्यान से देखिए कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस में v वेलोसिटी से जा रहा है, एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया x,
और मान लेते हैं टाइम लगा t, तो x बाई टी इसका हो जाएगा v। तो यहां से t निकल जाएगा और t हो जाएगा बेटा x बाई वी। t निकल गया x बाई वी। फिर से मैं प्रूफ कर देता हूं, आप एक बार मुझे बताना, ये जो मैंने फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा प्रूफ है। सबसे पहले तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स होता है चार्ज इंटू E। फोर्स को हम लिख सकते हैं ma और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E इंटू E। यहां से एक्सेलरेशन निकल जाएगा A बराबर होगा E इंटू E बाई m। इसमें किसी को डाउट है कि एक्सेलरेशन होगा A बराबर E इंटू E बाई m, E जहां इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, पहले ये बता, इसमें डाउट है नहीं। अब देखो x डायरेक्शन में वेलोसिटी है v और x डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल किया t x, तो टाइम होगा क्या, टाइम होगा, इसको ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी बराबर हो जाएगा टाइम। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो यहां से टाइम निकाल लिया। बाई डायरेक्शन में आप फॉर्मूला लगा सकते हो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां तक किसी को डाउट है, यहां तक किसी को डाउट है? अब देखिए s बाई डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, बाई डिस्टेंस ट्रेवल किया। बाई डायरेक्शन में शुरू में वेलोसिटी कितना था, 0, बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 था, प्लस हाफ इंटू a का वैल्यू रख दीजिए e बाई m, और इंटू टाइम का वैल्यू रख दीजिए x स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यही तो लिखा हूं मैं फॉर्मूला। तो ये प्रूफ करने वाली बात होगी। ये सारी बात प्रूफ करने की हुई, या तो आप ये फॉर्मूला को याद रखो या ऐसे प्रूफ करो। एक्स डायरेक्शन में कुछ नहीं है, एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी v से हमने इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट कर दिया, कांस्टेंट वेलोसिटी v से हमने इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया। अब जो भी एक्सेलरेशन होगा, जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, इधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ठीक है इधर जा रहा है, बट पॉजिटिव चार्ज तो इधर है ना, तो उसके कारण फोर्स इधर लग रहा है और वेलोसिटी इधर है, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो ये अब इसका यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म है v, एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म है, एक्स डायरेक्शन में गया, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया। हमने शुरू में यूनिफॉर्म स्पीड v से इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट कर दिया एक्स डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में कुछ हुआ, तो हम एक्स डायरेक्शन में तो हम मान रहे हैं कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म वही है जो एक्स डायरेक्शन का है, और बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी शुरू में 0 है, बट इस फील्ड के कारण ये पैराबोलिक पाथ लिया, तो हम एक्स डायरेक्शन में अभी भी हमारा कोई एक्सेलरेशन नहीं है। बाई डायरेक्शन में क्या है, तो बाई डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है F बराबर Q इंटू E, उसके कारण एक्सेलरेशन है। नहीं आया समझ में? कुशाग्र पांडे, F नेट फोर्स है, नेट फोर्स है, यहाँ पर F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, या इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स होगा वो होगा, ये हमेशा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सो आगे बढ़ते हैं, और ऐसे एक बात बोल रहा हूं आपको, मैंने ठीक है डेराइव कर दिया ये फॉर्म में, ये तो न्यूमेरिकल है फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा, न्यूमेरिकल है ये। पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन का पाथ है सर्कुलर, of radius r given by
रेडियस कैसे निकलेगा? इसमें फोर्स होता है क्यू वी बी, क्यू को ले लो, क्यू को ले लो ई, वेलोसिटी वी, मैग्नेटिक फील्ड बी, क्यू वी वी बराबर हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर, एक भी कैंसिल हो जाएगा तो आर होगा एम वी बाई ई बी, गिवन बाई आर बराबर एम वी अपॉन ई इंटू बी, जहां रेडियस आर है, बी है मैग्नेटिक फील्ड, बहुत दिन बाद डेराइव करता हूं ना तो भूल जाता हूं लगता है। बी है मैग्नेटिक फील्ड, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स होता है ई इंटू वी इंटू बी, क्यू वी वी, पढ़े हैं ऐसा कि मैग्नेटिक फील्ड में क्यू वी वी फोर्स होता है? यस नो? यस। तो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स होता है क्यू वी वी, क्यू को हमने ई लिख दिया, और उस फोर्स को बैलेंस करेंगे, कोई बात नहीं, यस मई कर नहीं पढ़े हो तो अभी पढ़ लो। इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स होता है क्यू इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स होता है क्यू इंटू वी इंटू बी, यहाँ बी मैग्नेटिक फील्ड है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये फोर्स हुआ मैग्नेटिक फील्ड में, और उसको हम सेंट्रीफ्यूगल, चूंकि सर्कुलर पाथ है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस करना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा एम बी स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़े हो? यस नो? ये एम बी स्क्वायर बाई आर होता है। हमने वेलोसिटी काट दिया, यहां से रेडियस निकल गया एम बी बाई ई। तो यही प्रूफ है इसका, यही प्रूफ है इसका, रहने देता हूं। अब देखिए ये क्यों किया, जे थॉमसन ने ये काम किया, इलेक्ट्रॉन को भेज दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रॉन को भेज दिया मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि जे थॉमसन चाहते थे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालना। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज उन्होंने ई तो मान लिया, लेकिन निकाल नहीं पा रहे थे जे थॉमसन, और इसके लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जब प्रोजेक्ट किया, तो इससे जे थॉमसन चार्ज तो नहीं निकाल पाए, लेकिन चार्ज बाई मास का रेशियो निकाल पाए, ई बाई एम का रेशियो निकाल पाए। तो जे थॉमसन साहब से ना तो मास अलग से निकल रहा था इलेक्ट्रॉन पे, ना चार्ज निकल रहा था, और वही निकालने के लिए कभी वो इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको प्रोजेक्ट कर रहे थे, कभी मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर रहे थे, बट बार बार उनसे सिर्फ ई बाई एम की वैल्यू कैलकुलेट हो रही, ई अलग से कैलकुलेट नहीं हो रहा था, एम अलग से कैलकुलेट नहीं हो रहा था। तो फाइनली आज ही जाकर जे थॉमसन ने बोल दिया, यार मैं अलग से नहीं कैलकुलेट कर पा रहा हूं, बट जब भी कैलकुलेट होगा ई बाई एम की वैल्यू यही होगी, दोनों को अलग से नहीं कैलकुलेट कर पा रहा हूं, बट ई बाई एम की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर दिया हूं, वो यही होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जे थॉमसन calculated value of a specific charge E by M, और कैसे कैलकुलेट किया? बाय प्रोजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों जगह लिख देता हूं, बाय प्रोजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दोनों जगह से सेम वैल्यू है, दोनों जगह से उन्होंने E बाई एम की वैल्यू निकाला, दोनों जगह से सेम आया, और वो आया 1.76 इंटू 10 टू पावर 11 कूलम पर केजी का। यार मैं दोनों अलग अलग नहीं निकाल पा रहा हूं, लेकिन जब भी कैलकुलेट होगा इनमें से कोई एक अलग से, तो दूसरा कैलकुलेट हो जाएगा, हमको दोनों का रेशियो में बता दें। बाद में एक साइंटिस्ट आए मोलिकन, उन्होंने चार्ज कैलकुलेट किया कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, हाँ, आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बाय मोलिकन, in Mulliken oil drop experiment.
इन मुलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया कि चार्ज जो होगा Q बराबर होगा Ne, जहां N जो है 1 या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, N इंटीजर होगा। तो एक बार जब मुलिकन चार्ज कैलकुलेट कर लिया, ये मुलिकन का फॉर्मूला है जी, इसे याद रखेंगे कि Q बराबर Ne। उन्होंने आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया और उससे बोला कि यहां से चार्ज निकल सकता है, क्योंकि जितना चार्ज था सब कैलकुलेट किया और उन सारे चार्ज को देखा कि कौन सा इंटीग्रल मल्टीपल है और किस चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल है। अभी क्वेश्चन दूंगा तो मैं समझ में आ जाएगा। मुलिकन ट्रायल आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पे एक सवाल दूंगा अभी, तो आपको समझ में आ जाएगा। इससे जब उन्होंने चार्ज निकाल दिया तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आया 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ये आया 4.8 into 10 to the power minus 10 ESU। ESU एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। कहिएगा सर Q क्या है इसमें? ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, N है 1 2 3 4 5 और Q है टोटल चार्ज। Q क्या है? टोटल चार्ज ऑन ए पार्टिकल। पार्टिकल इनका आयल ड्रॉप ही था। पार्टिकल क्या था? आयल ड्रॉप। अब चार्ज जब मुलिकन ने निकाल दिया तो E/M रेशियो ऊपर निकला हुआ था, वहां से मास निकल गया, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 9.11 into 10 to the power minus 31 kg। ये लगभग आता है 0.00054 AMU। 1/1840 AMU आता है। ये डाटा याद रखना है, ये डाटा याद रखना है। 1/1840 AMU ये आया मास ऑन इलेक्ट्रॉन। लास्ट पॉइंट देखिए, लास्ट नहीं कुछ और होगा, 1-2 पॉइंट और होगा। यहां तक कोई दिक्कत है? बोलो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज are independent of nature of the gas, taken inside the discharge tube. Characteristic of cathode rays are independent of nature of the gas taken inside the discharge tube. If hydrogen gas is taken, H2 gas है, 2H plus गैस है, +2 इलेक्ट्रॉन, ये बनाएगा इलेक्ट्रॉन, बनाएगा कैथोड रेज। If O2 gas is taken, O2 गैस है, 2O plus गैस +2 इलेक्ट्रॉन, ये बनाएगा कैथोड रेज। देखिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ये कैरेक्टरिस्टिक एनोड रे में वैलिड नहीं होता है, तो कैथोड रे में देखिए क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि कैथोड रे की कैरेक्टरिस्टिक इस बात से इंडिपेंडेंट होती है कि ट्यूब के अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपने हाइड्रोजन गैस लिया है या ऑक्सीजन गैस लिया है या कोई और गैस लिया है। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई भी गैस लीजिएगा, जो कैथोड रे निकलेगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी, उस कैथोड रे पे जो पार्टिकल होगा वो सेम होगा, उस पार्टिकल का मास सेम होगा, उस पार्टिकल का चार्ज सेम होगा। और ऐसा इसलिए है कि हाइड्रोजन लीजिए या ऑक्सीजन लीजिए, क्या निकल रहा है? कैथोड रे किससे बन रहा है? इलेक्ट्रॉन से बन रहा है।
कैथोड रे किससे बन रहा है? इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। तो इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से निकल के आए या ऑक्सीजन से निकल के आए, कैथोड रे सेम होगा। अब देखिए एक पॉइंट और है कि किसी मेटल सरफेस से कैथोड रे को स्ट्राइक करते हैं तो मेटल सरफेस गर्म हो जाता है, हीटिंग कॉज करता है। तो इस पॉइंट को भी लिखिए। ये पॉइंट समझ में आया आपको कि हाइड्रोजन ले या ऑक्सीजन ले, जो कैथोड रे निकलेगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। ये पॉइंट समझ में आया? When cathode ray strike a metal surface, then it causes heating effect. एक फाइनल पॉइंट और देखो। आइंस्टीन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन का मास जो है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी से ये जो मास निकला है 9.11 into 10 to power minus 31 kg, ये रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट में है तब। इलेक्ट्रॉन अगर वेरी हाई वेलोसिटी से अगर हम ट्रेवल कराएं तो इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ जाता है। ये साइंटिस्ट आइंस्टीन का ऑब्जर्वेशन था कि इलेक्ट्रॉन को वेरी हाई वेलोसिटी से हम ट्रेवल कराएं तो इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ जाता है। तो मैं उसका फॉर्मूला लिख देता हूं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेलोसिटी V is given by mass of electron m। ये होगा m0 into रूट अंडर 1 minus v by c का होल स्क्वायर, वेयर m0 बराबर रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मींस इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट पे है तो उसका जो मास है वो m0 है, और इलेक्ट्रॉन को वेरी हाई वेलोसिटी v से आप ट्रेवल करा देंगे तो उसका मास इंक्रीज कर जाएगा। और कितना होगा ये इस फॉर्मूला से निकल के आएगा। आइंस्टीन साहब ने ये फॉर्मूला दिया था, इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है। और इस फॉर्मूले में अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी c के बराबर कर दी जाए तो मास इनफाइनाइट आता है। कहिएगा इसका मतलब क्या है सर? तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर इस फॉर्मूले में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर लिख दिया जाए तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट आता है। तो इसका मतलब क्या है? यस मोहितकर, ये क्यों नहीं, ये ऑब्जर्वेशन है साइंटिस्ट का, ये स्टेटमेंट है साइंटिस्ट का। ये उन्होंने कुछ किया होगा, कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा, उससे ये दिया होगा। आप आगे जाके पढ़ेंगे कि मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है। देयर इज रिलेशन बिटवीन कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मास एंड मास इनटू एनर्जी, एंड दैट रिलेशन इज E is equal to mc square। E is equal to mc square। तो उसी रिलेशन की स्टडी जब ज्यादा हो रही थी तब उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन को अगर वेरी हाई स्पीड से बढ़ा दें, चला दें, तो उसका मास बढ़ जाता है। और क्या मास आएगा उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला डिराइव किया। उस फार्मूले को हम सिर्फ लिख दिए, ये इंफॉर्मेशन के लिए आपको दे रहे हैं, इसके अंदर जाने के लिए नहीं बोल रहे, पूरा मॉडर्न फिजिक्स में नहीं पढ़ा। तो एक इंफॉर्मेशन के लिए दे रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर वेरी हाई कर दी जाए तो उसका मास बढ़ने लगता है। और अगर उसकी वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो उसका मास इनफाइनाइट होगा। तो इसका कंक्लूजन ये निकलेगा कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये बट ठीक है, लाइट के बराबर नहीं होगी, लेकिन अगर c/2 करें तो क्या है, c/2 कर दें, अगर c/2 1 - 1/4 √3/4 √3/4 2/√3। हाँ, थोड़ा सा बढ़ेगा मास, तब थोड़ा सा बढ़ेगा c/2 करने। तो
इलेक्ट्रॉन की जो कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आप वेलोसिटी निकालिएगा ना, किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो आप बोर मॉडल के किसी ऑर्बिट में निकालिएगा या कहीं भी निकालिएगा, कोई भी सवाल में आप निकालिएगा, 10 का पावर 6 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर का आता है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, 10 का पावर 6 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर का आता है, उससे ज्यादा जनरली नहीं दिखता है। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, m नॉट है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही जो डाटा मैंने आपको दिया था 9.11 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg, और c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब एक क्वेश्चन ले लेता हूं, रुक जाओ, मुझे क्वेश्चन निकालना पड़ेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में मिलेगा सीट। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन है बेटा, इन वायल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट the following charges were experimentally determined. For 5 oil droplets. (1.2 into 10 to power minus 18 units), 3 into 10 to power minus 18 units, 6 into 10 to power minus 18 units, 2.4 into 10 to 2.4 into 10 to power minus 18 units, and 3.6 into 10 to power minus 18 units. Unit is arbitrary. Unit कुछ भी है, unit is arbitrary. What should be the charge on electron? What should be the charge on electron? In this arbitrary unit. बनाना कुछ नहीं, तुरंत आंसर आ जाता है। आप बताओ क्या आंसर होगा? सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लिखा तो कुशल मिश्रा, सी लिखा तो आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट है। इसको बनाइए, बोलिए क्या आएगा आंसर, सीधा देख के आप आंसर कर सकते हैं। आप ही को बनाना है बेटा। किसी ने आंसर नहीं किया अभी तक? नहीं नहीं नहीं, देखो इसमें सबसे छोटा चार्ज ढूंढो। सबसे छोटा क्या है इन पांचों में? सबसे छोटा कौन? पहले मुझे बताओ सबसे छोटा कौन है? ये वाला, हाँ ये सबसे छोटा है। 10 का पावर तो सबका सेम है,
अब तुम देखो 1.2 सबसे छोटा है, तो क्या सभी लोग 1.2 का मल्टीपल है? तो 1.2 का फर्स्ट मल्टीपल है 1.2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 आ जाए? तो 2.5 से करना होगा, तो गड़बड़ हो गया, यही नहीं हो जाता। तो 1.2 सबसे छोटा चार्ज है, बट 1.2 का मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ये नहीं है। तो इसका मतलब 1.2 जो है वो एक यूनिट का चार्ज नहीं। अब मान लेते हैं 1.2 इंटू 10 टू पावर -18/2, ये 2 यूनिट का चार्ज है, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो 0.6 इंटू 10 टू पावर -18 आएगा। अब 0.6 को देखो, सबसे इंटीग्रल मल्टीपल हो जाता है 0.6, नहीं कुशाग्र, 0.6 देखो सबसे इंटीग्रल मल्टीपल हो जाता है। तो यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 5 आता है, यहाँ पे 10 आता है, यहाँ पे 4 आता है, और यहाँ पे 6 आता है। यस, तो आंसर होगा 0.6 इंटू, आंसर होगा 0.6 इंटू 10 टू पावर -18 यूनिट्स। मुझे बताना समझ में आया कि नहीं है? हाँ, 6 इंटू 10 टू पावर -19, बताना समझ में आया कि नहीं है? हम सबसे पहले सबसे छोटा चार्ज देखें, और सबसे छोटा अगर 1.2 है, 1.2 है सबसे छोटा, तो अगर 3 भी 1.2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता, 6 भी 1.2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता, 2.4 भी 1.2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता, 3.6 भी 1.2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता, तो हम बोलते हैं ये सबसे, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। बट 3 1.2 का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, तो हम मान लिए ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं है। अब मान लेंगे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज होने पर ये आ जाएगा 0.6। अब फिर चेक करेंगे कि 0.6 1.2 का इंटीग्रल मल्टीपल है कि नहीं, 3 का है कि नहीं, 6 का है कि नहीं, 2.4 का है कि नहीं, और 3.6 का है कि नहीं। अगर 0.6 इंटीग्रल मल्टीपल है तो चार्ज होगा 0.6 यूनिट। अगर मान लो 0.6 भी नहीं होता, तो हम 1.2 को 3 से डिवाइड करते। किससे डिवाइड करते हैं? आप मानते हैं ये 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। समझ में आया? बोलना। हिमाक्षी जैन जी, आप बोलते बताइए, समझ में आया नहीं आया? आ गया, कुशाग्र पांडे ने बोल दिया। अच्छा, निशांत प्रताप सिंह, आपको भी आ गया समझ में, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ गया। अब आ गया, मतलब Q जो है ना, Q टोटल चार्ज है, तो टोटल चार्ज निकल के आया। तो साइंटिस्ट ने कहा, मलिकन ने कहा कि इन सभी वाइल ड्रॉप पे जो सबसे छोटा चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होना चाहिए, और सबसे छोटे चार्ज से बाकी जितने भी वाइल ड्रॉप पे चार्जेज हैं उसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो जो चार्ज उनको मिला सबसे छोटा, और उसका इंटीग्रल मल्टीपल सब मिला, तो उन्होंने कह दिया अरे यही है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। समझ में आ गया होगा इस सवाल से कि क्या एक्सपेरिमेंट था और कैसे करके चार्ज निकला। सो मैं छोड़ता हूं अब यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा आज मैं स्लो पढ़ाया, थोड़ा शुरुआत में भी 10-15 मिनट लग गया था मुझे सेटल होने में यहाँ पे, है ना। आप जो क्वेश्चन 2 पूछे थे ना, उससे अपने फोन से इस सिस्टम में ट्रांसफर करने में टाइम लग रहा था, और कोई बात नहीं। मल्टीपल नहीं मिला तो आंसर कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा क्वेश्चन दूसरा, कोई ना कोई मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल सारा चार्ज, आपको एक ऐसा चार्ज ढूंढना है जिसका इंटीग्रल मल्टीपल सारा चार्ज होगा, है ना। सवाल वही देगा ना बेटा जो बनना होगा, जो बनना नहीं होगा वो क्यों देगा जबरदस्ती? गलत सवाल क्यों बनाते? तो एक ऐसा चार्ज आपको ढूंढना होगा जिसका इंटीग्रल मल्टीपल सारा हो। कुशाग्र पांडे क्या लिखे हो सर? ऑफलाइन फिजिकल अच्छा रद्दी है। एक्चुअली मैं भी 11th पढ़ाता नहीं था, इस साल पढ़ा रहा हूँ, एक बैच ऑनलाइन पढ़ा रहा था, है ना। देखते नहीं हो, कोई चीज डेराइव करना होता दिमाग से सोचना पड़ता है कैसे डेराइव करते थे। बहुत बहुत पहले पढ़ाता था मैं, 11th 12th ही मेनली पढ़ाता हूँ। कोई बात नहीं कुशाग्र मिश्रा जी,
ऑफलाइन में आप अटेंड कर लीजिए क्लास, कभी भी टाइम मिले तो आप एक बार देख लीजिए। आप मेरा स्पीड इतना स्लो है कि 2 टाइम्स से वीडियो देखिएगा तो आप 45 मिनट में देख लेंगे, है ना। 2 टाइम्स करके देख लीजिए। दिवाली तक एंड नहीं होगा, दिवाली तक नहीं होगा एंड, बट उसके बाद हो जाएगा। नहीं, बेकार में मिटा दिया, नहीं मिटाता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ बोलना हो? ओके, आप करते रहो ऑनलाइन फिजिकल केमिस्ट्री, आपको तो जब टाइम मिले आप कर लो। ओके, अगले साल कोई बात नहीं, देखेंगे। अगले साल का तो अगले साल देखेंगे। डेस्कटॉप, ओके कौशल मिश्रा जी, कोई बात नहीं, आप अटेंड कीजिए, बाद में भी आप तो वीडियो रहता है, कभी भी अटेंड कर सकते हैं। बाय बाय एवरीवन।